हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। और आज हम पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है हमारा लेक्चर 2 होगा इस पे, फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है। सो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले ली थी पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन में जैसे एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव राइट्स देखेंगे। कुछ राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ जो हैं सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के लिए होंगे। इस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज के लेक्चर में आर्टिकल 12 में, जिसमें हमारे स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है। और फिर हम देखेंगे आर्टिकल 13, जिसमें हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट राइट्स वर्सेस रिलेटिव राइट्स। अब एब्सोल्यूट जैसे वर्ड है, एब्सोल्यूट मतलब इस पे नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, मतलब दे आर कंप्लीट राइट्स। ठीक है। कभी भी कोई इन पे एक्सेप्शंस नहीं होंगी, कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं है। मतलब अगर आप अनटचेबिलिटी प्रमोट करते हैं तो सिटीजन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। सो इसका मतलब है कंप्लीट प्रोहिबिशन है। कोई भी इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव राइट्स। रिलेटिव राइट्स जो होते हैं, मतलब उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होंगी। ठीक है। कंप्लीट नहीं होते वो राइट्स, मतलब कंप्लीटली नहीं दिए जाते सिटीजन्स को राइट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर 15 है। ठीक है। सो इनमें हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में भी क्लैरिफाई कर दिया था कि जो राइट्स हैं हम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं देंगे और उसमें कुछ ना कुछ हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ठीक है, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो ठीक है, अब आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। नो डिफेमेशन अलाउड। ठीक है। तो ये ज़रूरी है। इससे क्या है, एक मोरालिटी बनी रहती है और सोसाइटी की हेल्थ जो है वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव राइट्स। नेक्स्ट है हमारा कुछ राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ जो हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं और सिटीजन्स के लिए भी हैं। ठीक है। जो सिटीजन्स के लिए हैं वो आर्टिकल्स हैं हमारे 15, 16, 19, 29 एंड 30। दे आर एब्सोल्युटली गिवन टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, मतलब अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल मिलेगी जहां भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। ठीक है। ये केवल सिटीजन्स के लिए ही है। आर्टिकल नंबर 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देन आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 हैं जो कि कल्चरल
एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक है, हम इन राइट्स को डिटेल में नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, और कुछ राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 20 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सो इसमें हमने देख लिया कि जो राइट्स जो हैं सिटीजन्स के लिए होंगे वो कौन से होंगे। केवल सिटीजन्स के लिए 15, 16, 19, 29 एंड 30, और बाकी जितने भी राइट्स हैं दे आर गिवन टू सिटीजन्स एज टू फॉरेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव राइट्स। ठीक है, नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं और पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं। नेगेटिव राइट्स होते हैं जिसमें मतलब स्टेट हमारा वॉयलेटर होता है। ठीक है, वॉयलेटर कौन होता है, हमारा स्टेट होता है। ठीक है, तो ये राइट्स क्या हैं, मतलब लिमिटेशंस इम्पोज कर रहे हैं स्टेट पे कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लोगों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 18 टाइटल्स अबॉलिश करने होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिटेशंस इम्पोज कर रहा है स्टेट पे कि आपको टाइटल जो हैं वो नहीं रखने हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी साइड पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव राइट्स होते हैं जो कि मतलब स्टेट को दे हैव टू डू इट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 25, उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, सो स्टेट के ऊपर ये एक पॉजिटिव राइट है कि आपको ये चीज़ क्या है, प्रमोट करनी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटर कौन कौन हो सकते हैं। जैसे एक हमने देखा था स्टेट जो है वो वॉयलेटर हो सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में स्टेट तो वॉयलेटर होता ही है, सिटीजन्स भी वॉयलेटर्स हो सकते हैं ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर कोई सिटीजन आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर मूव कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम स्टेट एज वॉयलेटर का। फॉर एग्जांपल इफ स्टेट वॉयलेट्स द आर्टिकल नंबर 25, देन द सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम वो राइट देख लेते हैं जहाँ पे स्टेट तो वॉयलेट कर ही सकता है लेकिन सिटीजन कैन ऑल्सो वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन, देन आर्टिकल नंबर 23 फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, आर्टिकल नंबर 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स में अगर एक इंडिविजुअल सिटीजन भी अगर वॉयलेट करता है किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को, देन दैट पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ फंडामेंटल राइट्स का इन इंडिया में। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, सो हमारे पास थे 7 फंडामेंटल राइट्स 1950 में जब अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, सो वी वर हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल नंबर 31 उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, ये आर्टिकल किस लिए था, सिटीजन्स के लिए राइट था कि वो एक्वायर कर सकते हैं लैंड, होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं लैंड। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 का, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट वाज रिमूव्ड
फ्रॉम फंडामेंटल राइट। और जैसे हमने पहले देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, ठीक है। सो जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज एडेड अंडर आर्टिकल नंबर 300A, मतलब अब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, ठीक है। पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। फिर आज की सिचुएशन देख लेते हैं। आज क्या है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो दे आर फॉर्मिंग द बेड रॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंश्योरिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच टू राइट्स एंड सोशल नीड्स, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, लोगों की बातें सुने जाएंगे और स्टेट जो है वो वॉयलेट नहीं कर पाएगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिटीजन्स की। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या डिफाइन करता है, स्टेट को। अब एक एक करके देखते हैं हम। पहले स्टेट में क्या आता है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट में जैसे एग्जीक्यूटिव बनता है हमारा, ठीक है, मिनिस्टर्स बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट, ठीक है, लेजिस्लेचर जो है हमारा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है। तो ये क्या है, दे एनकम्पास मिनिस्ट्रीज, वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पार्लियामेंट्री बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईस्ट। तो जैसे हमने सेंट्रल लेवल पे देख लिया कि एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, इन सेम वे स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो भी स्टेट के अंडर ही आएंगी, अंडर आर्टिकल नंबर 12। नेक्स्ट है लोकल अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटीज में हमारे आ जाएंगी पंचायत, रूरल एरिया में जैसे होती हैं, और जो अर्बन एरियाज में होंगे म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अदर अथॉरिटीज। सो एक फ्लेक्सिबल कैटेगरी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है, और इसमें इंक्लूड होती हैं हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, जो लॉ के द्वारा बनाई जाती हैं पार्लियामेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई है, यूजीसी है, ठीक है। सो ये क्या है, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनती हैं। और जो नॉन स्टैट्यूटरी हैं वो क्या होता है, दे आर नॉट फाउंड बाय लॉ, बट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो है एक ऑर्डर पास करके दे फॉर्म दिस बॉडी। एग्जाम्पल है इसका नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और प्राइवेट बॉडीज़ भी होती हैं और एजेंसीज, अगर वो स्टेट के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस बॉडीज विच आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 12 एज अ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है कि जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अगर कोई लॉ बना है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, अगर इफ दे आर ब्रीचिंग फंडामेंटल राइट्स, दैट पार्ट of the law which is breaching fundamental right would be declared as null and void, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम। एनी लॉ फाउंड इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इज डिक्लेयर्ड void टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। तो वो जैसे हम मैंने बताया कि वो पार्ट लॉ का जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। प्री, ये हमने जैसे देख लिया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होती हैं, और जो लॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है,
द स्टेट कैन नॉट एनैक्ट द लॉज दैट टेक अवे और अब्रिज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे वो फंडामेंटल राइट्स के इन अकॉर्डेंस होने चाहिए, और नहीं होंगे तो उनको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी ये लॉज हैं, ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगा और सुप्रीम कोर्ट विल टेल कि वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारा? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है। एक साइड देख रहे हैं हम, ये प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, और सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग केयर कि कोई फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच नहीं हो रहे हैं। सो वी कैन से कि जो लेजिस्लेचर ओवर रीच है दैट इज चेक्ड, ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट है आर्टिकल 13 का कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना टर्म, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बस एक इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 13 का, जिसमें हम बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो होगा किसी भी लॉ का अगर वो इनकंसिस्टेंट है, चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 14 से, ठीक है। सो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस एग्ज़ाम्स, ठीक है, सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फर्दर वीडियोस भी मिलती रहें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।